तो चलिए फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसके आधार पे हम लोग जानेंगे कि किस तरह जितने भी सोवियत संघ थे, यूरोप देश था, किस तरह से अपने अपने बदलाव को किए थे और उन्होंने किस तरह कार्य किया था अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोप संघ के संगठन या गठन का मुख्य कारण क्या था। यूरोप संघ गठन क्यों करना चाह रहा था, अपना संगठन को क्यों तैयार किया था। तो देखिए बात यह था कि 1930 में महामंदी का दौर चल रहा था। यूरोप के जितने भी छोटे बड़े देश थे, सभी देश एक दूसरे से क्या कर रहे थे, सभी देश एक दूसरे के हालत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी देश में महामंदी का दौर हो रहा था, किसी के पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने नहीं के कारण यानी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। और इसको वहां के जितने भी राजनेता थे और जो बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्री थे, वो जान चुके थे कि इससे क्या होगा कि देश पूरी तरह टूट जाएगा, देश कमजोर पड़ जाएगा। और इसी कमजोरी से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, यूरोप संगठन को तैयार किया, जिसके तहत क्या हुआ, जितने भी यूरोप के छोटे बड़े देश थे उन्होंने मिलकर आंतरिक व्यापार करना शुरू किया। एक दूसरे को क्या करने लगे, वो बिजनेस करने लगे, मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया गया, किसी देश से भी कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था। और साथ ही साथ सभी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। मान लीजिए कि कोई छोटा देश है और अमेरिका एक यूरोप का बड़ा देश है, तो अमेरिका उसे क्या कर रहा था, अमेरिका उसे कर्ज पे ऋण पे पैसे दे रहा था, जिससे वो देश जो छोटे देश है वो डेवलप कर सके। और इस डेवलपमेंट के तहत वो क्या कर सकते थे, वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते थे तरह तरह का बिजनेस को करके। तो ये क्वेश्चन था कि यूरोप संगठन में क्यों बड़े बड़े देशों को शामिल किया गया था, इसका रियल आंसर ऐसा होता है। अच्छा, ये जो था 1930 में हुआ था, याद रखिएगा डेट 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आसियान देश के या आसियान संघ जो ग्रुप है उसका मुख्य 4 उद्देश्य क्या है। देखिए आसियान का मुख्य 4 उद्देश्य क्या हो सकता है, आपके लिए बहुत सिंपल है। आप जानिए विश्व का सबसे बड़ा समस्या आज क्या क्या है। सबसे पहला समस्या क्या होगा, ये आतंकवाद। तो आसियान का पहला समस्या ही तो आतंकवाद था, वो आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहता था। दूसरा क्या समस्या हो सकता है, ये प्रदूषण। तो प्रदूषण जिस तरह फैल रहा है, आसियान देश मिलके ऐसे फैक्ट्रियों को बनाना चाहते थे या ऐसे उद्योगों को तैयार करना चाहते थे जो पर्यावरण को कम प्रदूषित करे और जिनसे मुनाफा ज्यादा हो। और ये चीज से वो क्या करना चाह रहे थे, वो अपने देश से पर्यावरण के द्वारा प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते थे अपने देश को। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि अगर हम आपके साथ बिजनेस करते तो इसमें मेरा भी फायदा और आपका भी फायदा होता है। तो जो भी आसियान देश थे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहे थे और बिजनेस व्यापार को कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। चौथा क्या होगा, चौथा ये था कि उनके द्वारा जो टकराव हो रहा था ना, जो दो देशों के बीच टकराव होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आज पाकिस्तान और भारत के बीच कोई बिजनेस डील होता है और बिजनेस डील के तहत दोनों क्या करते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन दोनों एक अच्छा बिजनेस के तहत जुड़ जाते हैं। तो उनका व्यापार जब प्रोग्रेस करेगा तो आर्थिक जो सामने रुक जाएगा ना। तो अर्थात मतलब दोनों देशों के बीच, जो भी देश के बीच कोई भी गलतफहमी या किसी कारण से जो टकराव उत्पन्न हो रहा था, उस टकराव को क्या किया जा सकता था, रोका जा सकता था। तो इसी कारण आसियान के ये 4 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था, आतंकवाद को रोकना। दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य था कि देश का जितना भी ये है, बोल सकते हैं कि जितने भी तरह के बोल सकते हैं कि आंतरिक रूप से आर्थिक स्थिति खराब है उनको सुधारा जा सके। तीसरा स्थिति क्या था, तीसरा स्थिति था कि देश में जितने भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे का टकराव है, उस टकराव को रोका जा सके और दोनों टकराव खत्म करके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके। और चौथा क्या था, चौथा था हमारा पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना। तो आसियान के ये 4 मुख्य उद्देश्य थे जिसके लिए आसियान को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मार्शल योजना क्या है। देखिए मार्शल योजना ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। यूरोप में इसको जॉन मार्शल ने शुरू किया था। उन्होंने शुरू किया इसलिए क्योंकि वो जान चुके थे कि जब भी कोई बड़ा राष्ट्र या कोई भी देश युद्ध करता है ना, तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। और जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो क्या होता है, वो देश आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और उस पर कोई भी देश हमला कर सकता है। तो जॉन मार्शल जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यानी विधि सुझाई। उन्होंने क्या बोला, अपने जितने भी 16 मित्र राष्ट्र थे उन्हें बोला कि देखो जिनके पास पैसे हैं वो व्यापार करना शुरू करो और जिनके पास नहीं है
वो क्या करो, उन्हें हम पैसे देते हैं, आप व्यापार करो, आपके सामान को जो आप प्रोडक्ट बनाइएगा उसको हम लोग खरीदेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। इससे क्या फायदा होता है, जॉन मार्शल जान चुके थे कि अगर आर्थिक स्थिति खराब हुआ भाई तो कोई भी देश यूरोप संघ को छोड़ करके सोवियत संघ में शामिल हो जाएगा। और वो उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए क्या कर रहे थे, कर्ज दे रहे थे, पैसे दे रहे थे कि बिजनेस करो, और उनका दिमाग चेंज कर रहे थे अपने फेवर में लाने के लिए। समझिए, उनको पैसे दे रहे थे कि आप बिजनेस करो, हमारे साथ डील करो, और डील करने के साथ साथ आप बिजनेस में जुड़े रहो ताकि आप क्या कर सको और अच्छा प्रोग्रेस करो। आपका आर्थिक स्थिति जब सुधरेगा तो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, किसी देश के साथ जाके नहीं मिलोगे, किसी संगठन में सोवियत संघ में जाके नहीं मिलोगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता ही था कि पूरा विश्व दो ध्रुव में बढ़ चुका था, पूरा देश दो ध्रुव, पूरा विश्व दो ध्रुव में बढ़ गया था ना। और यहाँ यूरोप संघ ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने क्या किया, अपने 16 राष्ट्र जो थे उनको अपनी तरफ रखने के लिए उन सभी के साथ मुक्त व्यापार किया, उन सभी के साथ मुक्त व्यापार किया। और इस मुक्त व्यापार के साथ उन्होंने क्या किया, अपने जितने 16 राष्ट्र थे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा और वापस उन्हें पटरी पे ले आया आर्थिक फॉर्मेट में। और इस तरह से क्या किया गया, इसी तरह से जो था मार्शल योजना तैयार किया गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोलेटो योजना क्या था। क्वेश्चन है मोलेटो योजना क्या था। देखिए मोलेटो योजना मार्शल योजना के प्रतिरूप में तैयार किया गया एक योजना था। इसके तहत क्या किया जा रहा था, जितने भी सोवियत संघ के छोटे बड़े देश थे उन सभी ने मिलकर के क्या निश्चय किया कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आंतरिक व्यापार करेंगे और यूरोप को टक्कर देने के लिए, यूरोप के देशों को टक्कर देने के लिए, सीधा टक्कर देने के लिए, क्योंकि यूरोप में जो मार्शल योजना था वो चालू हो चुका था और मोलेटो योजना उसी के तहत बनाया गया था ताकि यूरोप को सीधा टक्कर मिल सके आर्थिक दृष्टि से। और उन लोगों ने क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाया। किसने, सोवियत संघ के जितने भी मित्र राष्ट्र ने। ये हुआ था कितना, लगभग बोल सकते हैं 1948 और 1950 के बीच में हुआ था। इस योजना के तहत क्या किया गया था कि जितने भी असला बारूद, फिर तरह तरह के व्यापार और तरह तरह की जो बोल सकते हैं बिजनेस थे उनको ज्यादा प्रोग्रेस किया गया, उनको ज्यादा बल दिया गया। इस बल के तहत क्या हुआ कि उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे देश को सोवियत संघ क्या करता, पैसे दे रहा था, लेकिन सोवियत संघ के पास भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, उतने पैसे नहीं थे, तो वो मैनेज कैसे करता। तो मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ को दे पाए और कुछ को नहीं दे पाया। तो बहुत सारा देश क्या हुआ, इससे गुस्सा होकर के वो जाके यूरोप संघ में शामिल हो गया। और यही चीज था मोलेटो योजना। फिर से बता रहे, मोलेटो योजना क्या था, मोलेटो योजना मार्शल योजना का एक प्रतिरूप था, जिसको जो मोलेटो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू किया था, सोवियत संघ के बहुत बड़े नेता थे। और उसके तहत क्या किया गया, उसके तहत सोवियत संघ के छोटे बड़े देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारना वो चाहते थे और इस योजना में उन्हें शामिल किया गया था वो देश जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है या जो बिजनेस करने के योग्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अब हम लोग 10th क्लास में कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के साथ बाजारों के एकीकरण में क्या भूमिका निभाती है। देखिए विदेशी व्यापार किसी देश के लिए, किसी देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि कोई देश विदेश अगर व्यापार करता है, सोच लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर हम लोग एक अचार को बनाते हैं और वो अचार मान लीजिए एक लोकल मार्केट में बेचते हैं, तो मुश्किल से उसका हमें कितना मिलेगा, 60 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1-2 हजार रुपया ही मिलेगा ना। लेकिन जब वो व्यापार अगर विदेश जाने लगे, जब वो अचार विदेश जाने लगता है ना, तो उसका क्या होता है, उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, उसका रेट भी बढ़ता है और साथ ही साथ हम अपने जितने भी सामान को बनाते हैं उसको बेचने के लिए हमको सीधा रास्ता मिल जाता है। तो इससे सीधा देश को भी फायदा होता है, देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है, देश और दो देशों के बीच के टकराव को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बताते हैं, देखिए जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ बिजनेस करता है ना, तो वहां दोनों देशों का आर्थिक स्थिति तो सुधरता है ही, साथ में जो देश को आप सामान दे रहे हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। जैसे चाइना जो है मोबाइल बेचता है पूरे विश्व में, तो चाइना जब पूरे विश्व में मोबाइल बेचता है तो वो क्या करेगा, उस मोबाइल को उन देशों तक पहुंचाएगा जो उसके मित्र देश है और जो उनके मित्र देश नहीं है, क्योंकि वो चाहेगा कि इससे क्या करे, वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करके वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपना प्रोग्रेस कर सके। और इसी प्रोग्रेस के तहत उसमें क्या होता है, वो अपने बिजनेस में और ज्यादा डेवलप करता है और अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा रोजगार देता है।
ज्यादा रोजगार मिलेगा ना, जब ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ज्यादा आदमी की जरूरत होगा, और जब ज्यादा आदमी का जरूरत होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, और इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश का भी क्या होगा, देश का भी विकास होगा। साथ ही साथ उस बिजनेस के तहत जितने भी कंपनियां उससे जुड़ी है उनको भी क्या मिलेगा, अधिक आर्थिक बल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर सोच लीजिए कि चाइना कहीं अपना फैक्ट्री खोला है तो अब भारत में भी एक फैक्ट्री खोल दिया तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला ना, लेकिन उससे पहले क्या, जो वहां वो अपने देश में रोजगार के लिए खोला था उनको तो लगभग सबको मिल गया नौकरी, तब ना वो यहाँ खोल रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि 2-3 देशों का आर्थिक स्थिति भी सुधर जाता है और वहां के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेशमी कपड़ों का निर्यात के लिए भारत के बुनकरों को किस तरह रेडी किया था, तैयार किया था, या उसको तैयार करने के लिए क्या किया था वो बताते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ शर्त रख दिया। पहला तो ये शर्त रखा था, जितने भी बंदरगाह थे ना जहां पर आयात और निर्यात होता था उन क्षेत्रों को उसने प्रतिबंधित कर दिया कि जितना भी बुनकर है वो अपने माल को सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचेगा, ना कि किसी अन्य ध्रुवीय देश को, कोई दूसरा देश को बेचने नहीं दे रहा था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने द्वारा कुछ इंप्लॉय को, इंग्लैंड ब्रिटेन के कुछ इंप्लॉय को, अपने ऑफिसर्स को, अंग्रेजी ऑफिसर्स को उन बुनकरों के साथ रखा और उन्हें क्या किया, उन पे निगरानी करने के लिए रखने दिया कि तुम लोग इस पे निगरानी रखना, ये लोग कहीं और तो माल नहीं बेचते हैं और इनका कपड़े की क्वालिटी में कोई तरह का दोष तो नहीं है। तो सीधा तौर पे वो क्या करना चाहते थे, सीधा तौर पे वे एक जासूसी करवाना चाह रहे थे, जासूसी करवाना चाहते हैं ताकि उस जासूसी के तहत वो उनपे कड़ी नजर रख सके। तीसरा क्या था, सबसे वो जितने भी बुनकर थे ना उन्हें उनकी आवश्यकता से ज्यादा वो ऋण दे दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आवश्यकता से भी ज्यादा ऋण मतलब कर्ज दे दिया था बुनकरों को, ताकि बुनकर जो है वो उनके कर्ज के तले दब करके अपने माल को किसी और को नहीं बेच सके, और उन्हें प्रतिलोभन देते थे कि देखो इतना पैसा लोगे, इतना कर्ज लोगे तो तुम्हारा बिजनेस और ग्रो होगा, तुम 4 आदमी एक्स्ट्रा रख लो और तुम्हारा बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा तो तुम अमीर बन जाओगे। और हमारे यहाँ के बुनकर उस समय अनपढ़, उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, वो कर्ज ले लेते थे। उन्हें इनका जो शतरंज का चाल था इसको नहीं समझ पाते थे वो, और इसी के तहत वो लोग कर्ज में दबते चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी उनपे हावी होता गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भारत की संघ व्यवस्था और बेल्जियम की संघ व्यवस्था में एक विशेषता और एक अंतर बताना है। एक विशेषता, दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, और एक जो कॉमन नहीं मिलना चाहिए बताना है। देखिए भारत और जो बेल्जियम है इनकी दोनों की कॉमन बातें क्या है वो बता देता हूं। एक कॉमन है और एक उसका अंतर है, डिफरेंस है। कॉमन ये है कि दोनों देशों में लोकतंत्र है, दोनों देशों में सरकार जो चुनी जाती है ना वो दोनों के लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाती है। मतलब क्या, ये दोनों देश मिलकर के, ठीक है, ये दोनों देशों का जो ये है सरकार बनाने का जो ढांचा है वो दोनों का सेम है। मतलब भारत में भी वोटिंग होता है, वहां भी वोटिंग होता है, तो वोटिंग के द्वारा दोनों जगह सरकार चुनी जाती है। जबकि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि भारत जो है धार्मिक और बोल सकते हैं सांस्कृतिक रक्षा का पूरा दारोमदार किस पर दिया है, संविधान पे दिया है, मतलब जो करेगा संविधान करेगा। लेकिन बेल्जियम में यहां उल्टा है। बेल्जियम में क्या है कि वहां एक अलग सरकार है इसके लिए। भारत में 2 ही स्तर की सरकार है, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार, जबकि बेल्जियम में त्रिस्तरीय सरकार है, एक केंद्र है, एक राज्य है और एक जो है वो धार्मिक सरकार को बना दिया गया है, जहां पर धर्म से जुड़ा हुआ किसी भी धर्म की रक्षा, किसी भी धर्म की संस्कृति और किसी भी धर्म की कोई भी तरह का अपमान होता है तो उसका एक अलग सरकार बनाया हुआ वो उसका डिसीजन लेता है। अगला चीज, भारत में जो है ना यहाँ पर केंद्र सरकार को अधिक पावर दिया गया है राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दिया गया है। लेकिन बेल्जियम में तीनों स्तर को समान ताकत दिया गया है। तो ये कुछ अंतर और कुछ विशेषता था बेल्जियम और भारत के बीच का। एक लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज भारत में जिस तरह इंटरनेट और जिस तरह टेक्नोलॉजी का लगातार यूज हो रहा है, ये क्या करेगा, आने वाले भविष्य में लगातार ऊर्जा की खपत को बढ़ाते रहेगा। इसलिए भारत में आज सरकार एलईडी बल्ब का यूज करवा रही है, जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट लगवा रही है और ऐसे बल्बों को यूज किया जा रहा है जो कम ऊर्जा खाए और अधिक प्रकाश दे। तो इसी के तहत भारत में सौर ऊर्जा को तैयार किया जा रहा है ताकि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाके जहां बारिश नहीं होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहां ऐसे क्षेत्र जहां बारिश नहीं होती है, वहां सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और ये काफी सस्ती होती है, अगर आप एक बार लगा लेते हो तो क्या होता है, आपकी ऊर्जा की लगभग बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से ही अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। आपको जान के गौर करना होगा कि है एक टीचर, मैं
नाम ले लेता हूँ, शिबू सर है हमारे, जो क्या करते हैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखे हैं, वो सोलर पैनल से चार्ज करते हैं और उनसे क्या करते हैं अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, अपना घर का जितना भी लाइट है उसी से जलाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इससे पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा कदम है। सोलर एनर्जी से क्या होता है, हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ सोलर एनर्जी के साथ मुफ्त ऊर्जा हमें मिलती है। सूर्य का ऊर्जा तो वैसे भी मुफ्त होता है, सोलर ऊर्जा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि भारत के लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए भारत जैसे एक विशाल देश में सोलर पावर का होना बहुत ही अच्छा है। इससे लोगों की पॉकेट पे भी बहुत कम प्रेशर पड़ेगा और भारत के बजट में रहेगा, भारत के लोगों का, क्योंकि यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा हैं, तो ऑटोमेटिक सोलर एनर्जी जो होगा यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए भारत में सोलर पावर जो है इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।